Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the maths pedagogy for CTET paper 1 and paper 2. और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो आपके लिए प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और साइड बाय साइड आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट हो के बार बार आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 रोट ए टास्क 404. कि मतलब कुछ बच्चे थे जो सेकंड क्लास के ग्रेड 2 के सेकंड क्लास के बच्चे थे तो उनको बोला गया कि 44 लिखो, बट उन्होंने क्या लिख दिया, 404 लिख दिया. एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस. मतलब आप एक टीचर हो तो आप बच्चे को वो चीज़ कैसे सही करवाओगे कि बच्चे ये 44 है, 404 नहीं है. पहला, करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज. नो, सिर्फ उनकी कॉपीज में आंसर सही करने से क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ यूजिंग कंक्रीट मटेरियल. ये सही हो सकता है क्योंकि बच्चे को सिखाया जाए कि ये 404 नहीं है, ये 44 है. एक्सचेंज किया जाए प्रिंसिपल को कंक्रीट मटेरियल से. कंक्रीट मटेरियल क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें, जैसे कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट्स रख दिए. 44 जैसे ऑब्जेक्ट है, जब नंबर वैसे कम ही होता है. 44 जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स है उसके सामने रख दिया और उसको बताया कि बच्चे इसको काउंट करो. मतलब कंक्रीट मटेरियल, उसके आगे कुछ चीज़ें रख दो, उसको काउंट करने को बोलो, फिर उसको बताओ ये 44 है, 404 नहीं है. ये पहला ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है. थर्ड, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली. उनको ग्रुप करने से क्या उनका आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत. टेल देम टू फाइंड करेक्ट आंसर. नहीं, अगर उनको करेक्ट पहले ही ढूंढना होता तो पहले ही ढूंढ लेते ना, तो बाद में गलत क्यों करते वो. तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है. नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट द पार्ट ऑफ NCF 2005 इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम. हमने प्राइमरी स्कूल करिकुलम के बारे में पढ़ा था. तो उन्होंने पूछा कि जो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा टॉपिक नहीं है. ये भी हमने किया था प्रीवियस ईयर में, जो मैंने वीडियो डाली थी वो फर्स्ट ही, उसमें भी किया था. टेस्लेशन पढ़ी थी, सिमेट्री पढ़ी थी, पैटर्न पढ़े थे, बट रेशो नहीं पढ़े थे क्योंकि रेशो नहीं होते फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक. नंबर्स वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं. फिर आता है थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज या TLM. TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटीरियल. वही होता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बच्चों को. Can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have the same area without using formula. कि आपने क्या करना है, उन बच्चों को बताना है कि रेक्टेंगल की शेप कौन सी होती है और उसका एरिया कैसे सेम होता है रिसोर्सेज यूज़ करके. उसको फॉर्मूला नहीं बताना, बस उसको कुछ चीज़ें यूज़ करके बताना कि एक्चुअल में रेक्टेंगल का एरिया होता कैसे. तो आप क्या क्या यूज़ करोगे? स्केल यूज़ करोगे. स्केल तो बेचारा पहले ही लीनियर होता है, वो क्या आपको रेक्टेंगल के स्क्वायर के बारे में बताएगा. फिर आ जाता है ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हो, राइट. कैसे यूज़ कर सकते हो? ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, तो बच्चे को एज अ बॉक्स देख के उस रेक्टेंगल का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, राइट. थ्रेड यूज़ करके नहीं, थ्रेड किसी काम का नहीं है. तो और क्या यूज़ कर सकते हो आप? टाइल्स यूज़ कर सकते हो. सही है. टाइल्स क्या होता है? टाइल्स भी तो ब्लॉक शेप की होती हैं, जो आपके घर में टाइलें लगी होती हैं. तो इसमें सही आंसर दो है, एक B और एक D. तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है. B एंड D ऑप्शन करेक्ट है. नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स. अंडर अचीवमेंट मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को मैथमेटिक्स में अच्छा करने से रोकती है. पहला, जेंडर. जेंडर कैसे रोकेगा? ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो गर्ल है तो उसको मैथ्स नहीं आएगी, या बॉय है या उसको मैथ्स नहीं आएगी. नो. जेंडर वाला क्वेश्चन जब भी आए, ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आता है और यही आंसर है कि जेंडर का इसमें कोई मतलब फैक्टर नहीं होता है ऐसा कि जो आपको मैथ्स में वीक करता है. जेंडर थोड़ी वीक करता है आपको. ये सब किसका काम होता है? सोशियो कल्चर बैकग्राउंड का, कि आपका बैकग्राउंड कैसा है. अगर आपका बैकग्राउंड सही है, आपको एग्जैक्ट मोटिवेशन मिल रही है जो आपको चाहिए, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे. पर अगर आपका बैकग्राउंड ही ऐसा है जो बोले कि अरे तू करके क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा खुद ही अंडर अचीव हो जाएगा. मतलब वो वहाँ तक पढ़ ही नहीं पाएगा. ठीक है. तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. नो, मैथ्स की थोड़ी गलती है इसमें. इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. नो, एबिलिटी भी नहीं आती. सबसे पहले चीज़ आती है बैकग्राउंड की, क्योंकि कई बार जिस बच्चे में एबिलिटी नहीं भी होती ना उस चीज़ को करने की, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपको बैकग्राउंड से फुल टू मोटिवेशन मिल रही है, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को कर पाओगे.
Now comes the fifth question. Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? आपने बच्चों को समझाना है कि जो 1/4 है वो 1/3 से लेस। कैसे समझाओगे? एलसीएम यूज़ करके। एलसीएम का क्या काम है इसमें? पेपर स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एचसीएफ नहीं यूज़ कर सकते, नंबर चार्ट का तो काम ही नहीं है। पेपर स्ट्रिप कैसे कि बच्चे को जैसे आप स्ट्रिप्स दिखा सकते हो कि ये देखो, इसको इसके 4 हिस्से किए गए हैं, इसके 3 हिस्से किए गए हैं, इसमें देखो 1/3 एक चीज़ को आप शेड कर दोगे, फिर आप बता दोगे ये 4 हिस्से थे, उसमें से एक शेडेड था, 1/3 आ गया, ये 1/4 आ गया, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। तो पेपर स्ट्रिप यूज़ करके आप बहुत ईजिली उसको समझा सकते हो। जैसे फ्रैक्शंस आ जाती हैं हमारी, कलर्ड पैटर्न्स निकालने वाले। फिर आता है सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेसन प्लान बनाते टाइम वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस, कौन सी चीज़ होनी चाहिए? पहला था फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग काम करो, नहीं, अपना खुद का लेसन प्लान बनाना है आपने, ताकि बच्चों को आप अच्छे से सिखा सको। प्रेजेंटिंग द मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, ताकि आप लाइन वाइज उसको सारे कंसेप्ट बता सको। ये तो बहुत गलत बात है, चाहे ऊपर थले बता दो, ऊपर नीचे कर दो, कोई चक्कर नहीं, बट उसको सही से समझ तो आना चाहिए। थर्ड, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर, ताकि वो कंसेप्ट को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, उस चीज़ को समझ सके अच्छे से। फोर्थ, राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन वगैरह देने से कोई फ़ायदा नहीं है। Now comes up with the seventh question. Which of the following statement is in agreement with the constructive view of mathematics? मैथमेटिक्स को अच्छे से आप कैसे समझ सकोगे? कंस्ट्रक्टिव मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी, कैसे हो सकती है? मैथमेटिक्स अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, फैक्ट्स लर्न करके नॉलेज होगी? नो। इट्स रिक्वायर्ड टू डिस्कवर ट्रूथ, नहीं, सच्चाई का क्या पता करना है इसमें, वो तो साइंस में होता है। इट इज़ इंटायरली ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं? नो, एमसीक्यू थोड़ी होते हैं। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हमने किया था, ये मैंने आपको करवाया भी था, जिसमें क्या है, सबसे पहला लेवल क्या आता है, हाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था। हाइल जी ने क्या बोला था कि जो विजुअलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पहला ही लेवल है विजुअलाइजेशन, ताकि बच्चा देख के खुद सीखे उस चीज़ को। फिर आ जाता है एट्थ, आइडेंटिफाई डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। आप बच्चों को ज्योमेट्री कैसे सिखाओगे? ज्योमेट्री क्या होती है? शेप्स वगैरह, आप कैसे सिखाओगे? पहला जो ज्योमेट्री होती है प्राइमरी लेवल में लिमिट की जाती है, सिर्फ उनको सिंपल शेप सिखाओगे स्टार्टिंग में? नहीं, बच्चे इतने पागल थोड़ी हैं बेचारे, ज़्यादा सीख सकते हैं, उसको अच्छे से सिखाओ। तो सेकेंड, उनको सिर्फ कुछ सिंपल शेप्स दिखा के उसके एग्जाम्पल्स दो? नहीं, चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी। जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात आ गई वो तो बिल्कुल सही होता है। ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी तो होती नहीं है कोई, ठीक है, उसकी कोई भाषा थोड़ी है, वो तो इंग्लिश ग्रामर होती है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो, स्पेस दो, ताकि वो अच्छे से समझे, खुद इस चीज़ को डिस्कवर करे, राइट। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? कि मैथ्स में आप रीजनिंग कर रहे हो, रीज़न दे रहे हो किसी चीज़ के पीछे, कि आपको पता है क्लियरली कंसेप्ट का रीज़न क्या है, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, वो सब चीज़ें किससे पता लगता है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन, ताकि बच्चा अच्छे से डेफिनेशन दे रहा है, इसका मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर है? नो। एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, ये हो सकता है जस्टिफाई करना अपनी चीज़ को, कि एक्चुअल में ये चीज़ आई कैसे, आप जस्टिफाई कर रहे हो, आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी तो आप जस्टिफाई कर पाओगे। टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आने से मैथ्स नहीं आती, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। एबिलिटी टू रिकॉल, रट्टा तो मारना ही नहीं है हमने, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विद द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? खुद को जांचना, खुद को परखना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ तक मतलब मुझे अभी मेहनत करनी है, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। पहले इंक्वायरी करके, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप इंक्वायर कर रहे हो खुद को कि मेरी कहाँ कमी रहती है, मुझे क्या करना है। कंपेयर करना खुद को, ये भी सही बात है, ऐसे नहीं कि दूसरों से कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और आपकी पास्ट सिचुएशन थी, कि पास्ट में आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा था, बट आपने बहुत मेहनत की और प्रेजेंट में आपको वो कंसेप्ट क्लियरली आ रहा है, तो आपने उस पास्ट को अपने आप प्रेजेंट को कंपेयर करना है। फिर सेल्फ एनालाइज करना, ये भी सही है, खुद को जांचना, परखना, यही तो होता है सेल्फ असेसमेंट करनी। तो इसका सीधा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और ये क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से कर लेना, बिकॉज ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आए हुए हैं, या पेपर भी उठा के देख सकते हो, उसमें यही सारे क्वेश्चंस हैं। Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.